स्टूडेंट्स वेलकम। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। आपको भी पता है, पेज देखते ही तो साइंस का जो पेज नंबर है 9 निकालिएगा। उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए। ऑब्जर्व द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। व्हाट कैन यू से अबाउट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। इसकी वेलोसिटी और स्पीड आप क्या कह सकते हैं? द स्पीड ऑफ टिप ऑफ ए क्लॉक इज कांस्टेंट। जो स्पीड ऑफ क्लॉक का जो स्पीड है ना, वो क्या है? कांस्टेंट। बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट इज वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जिस जो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब इक्वली डिस्टेंस में जो रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। हैज़ ए टिप इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। वो जो सर्कुलर पाथ, जैसे कि ऐसे घूमना जो कहते हैं उसे सर्कुलर पाथ। सो इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस दिस मोशन को क्या व्हाट्स यू से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अगर आपको और भी एग्जाम्पल इसके रिलेटेड पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज करिएगा। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चलिए। सो फिगर देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको ये जो है आप रेक्टेंगल समझिए या स्क्वायर समझिए। तो ये जो टिप है, योर पेंसिल ऑफ द मिडल ऑफ एनी साइड्स स्क्वायर both the track path. Okay, so many times you can change the direction while tracking the tip complete path. So pentagonal, hexagonal, octagonal path, not the numbers of time, you have to change the direction. Increase the number sides polygon and make it infinity. How many times will you have to change the direction? The shape of the path, so increases number of the sides, keeping changing direction of more and more time. Okay, so finally his came what become a circle. फाइनली ये क्या आ जाएगा? सर्कल। सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर जाता रहेगा ना, तो वो हमको इस तरह डायरेक्शन में शो करता है। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूविंग ए कांस्टेंट में रहती है स्पीड, तो वो सर्कुलर पाथ होता है। चेंज वेलोसिटी इट्स ओनली ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। जो वेलोसिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या चेंज करता है? डायरेक्शन को, सिंस इट इज एक्सेलरेशन मोशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बच्चे क्या बोलता है, ये मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहती हूँ। इसको पढ़ने में जो अगर मैं रीडिंग करूँगी तो वही मीनिंग है। सो यू कैन रीड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बिना फोर्स अप्लाई किए वो मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस पेंसिल, अभी ये पेंसिल देख रहे हो आप रेस्ट पोजिशन में है, इसे हम टच नहीं कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है ना? है मूव हो रहा है? नहीं ना? हाँ, तो ये अगर हम टच नहीं करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस पर अप्लाई करें अपना फोर्स तो ये क्या होगा? मोशन, मतलब ये मूव हो रहा है ना बच्चे? तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है। जो we look reason for the above realize that object some inertia. We have learned that inertia is related to the mass and object. Newton's first law of motion describe every property and therefore also called a law of inertia. ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो बच्चे यहाँ पे पहले मैं बताना चाहती हूँ, एक एक्टिविटीज़ है जो वो आपके लिए दिए हैं। लेट ट्राई दिस करके, ठीक है, इसे ट्राई करिएगा। फिल ए ग्लास विथ सैंड, एक ग्लास में सैंड फिल कर लीजिए। कीप ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, उस ग्लास के ऊपर एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ऑन ए कीप 5 रुपीज़ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, उसके ऊपर एक 5 रुपीज़ कॉइन रखिए।
द कार्ड बोर्ड हार्ड यूजिंग यूर फिंगर, उसे फिंगर से क्या करना है, ऐसे मारना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, तो ऑब्जर्व करिए क्या होता है, कॉइन कहाँ जाता है, कार्ड कहाँ जाती है, वो आप ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चे क्या होता है। जैसे कि वी मस्ट हैव प्लेड टैग ऑफ वायर, मतलब कोई भी टैग, धागा, कोई भी रस्सी आप ले लो, दो लोगों को लास्ट एंड एंड पे क्या करो, यहाँ पे एक लोग, यहाँ पे एक लोग को कर दीजिए। सो जब दोनों तरफ से दो लोग खींचेंगे, इसे खींचेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो रस्सी है, हिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों की तरफ से जो है फोर्स इक्वली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक लोग हैं और इधर भी एक ही लोग हैं, तो इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ पे एक लोग हैं, तो जहाँ पे दो लोग ज़्यादा हैं वहाँ अगर फोर्स ज़्यादा, वहाँ फोर्स रहता है। वेयर इज़ हैविंग 1% इज़ लेस फोर्स, ओके, एंड हियर मोर फोर्स बिकॉज हियर हैविंग 2 मेंबर्स। सो वेयर इज़ द फोर्स इज अप्लाइंग मोर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट मेंबर्स रहेंगे ना, वो थोड़ा झुके हुए दिखते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कम है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक मिनट। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ये बॉडी, ओके, ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमाइंस एट रेस्ट, एंड ये बॉडी इन मोशन सो विल कंटिन्यूस मोशन in a straight line with uniform speed unless complete by an external force to change its state. Every body has inertia. It is Newton. So inertia मतलब क्या होता है बच्चों, here asking inertia मतलब क्या। so हमारा जो inertia है वो क्या कहता है, the property of the body due to which its resistance of change in its state of rest of uniform motion. So the measure of inertia mass, inertia को हम किससे मेज़र करते हैं, मास से, ठीक है। inertia जो है, inertia जो है, इसे हम measure of inertia mass, okay. If a body has more inertia then it is must be heavy, more mass. The objects have more inertia, okay. So चलिए नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग, इसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टिकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन बोथ द मास एंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों डिपेंड रहता है इस पर। सो डिपेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टू द मास एंड वेलोसिटी, तो इसका कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ए फोर्स इज एक्सटर्नल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So force is directly proportional change in momentum and taken time. So change in momentum mv, this type mv minus mu, और उसका क्या होगा, f is equal to mass and acceleration, ठीक है। और उसे ऐसे भी बोला जाता है a is equal to f by force and mass, acceleration, force, mass, okay now next momentum। so पहले momentum पे चलते हैं। momentum is the product of mass and velocity of an object, p is equal to mv। momentum is a vector quantity,
ये मोमेंटम जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किस पे डिपेंड रहता है, मास एंड वेलोसिटी, उस पर प्रोडक्ट इज इन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी विल बी ए ज़ीरो। जब इसकी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में रहती है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़ीरो। ओके, हाँ, since the momentum is also zero, since the momentum momentum is p and p is equal to mv। देखिए यहाँ पे the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change momentum occur in direction of the force. Suppose objects and mass has a inertia velocity when a force is applied in direction। जब force हम apply करते हैं direction, velocity for time t, velocity become v। Inertia moment of object mu and final moment of after time t equal to mv। So rate of change of momentum changing in momentum by time। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है mv माइनस mu बाई t, मतलब मास वेलोसिटी एंड मास, हाँ, फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। So next, according to Newton's second law, motion the rate of change of momentum proportional to the applied force। ओके बच्चे, हाँ, तो मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, F इज इक्वल टू के एम ए मीन्स के इज ए कॉन्स्टेंट एंड प्रोपोर्शनली एंड इट्स वैल्यू इट्स 1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सबको पता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स विथ स्टिमुलेट, कोई भी अगर बॉल हम अगर फेंक रहे हैं तो क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन हमें आता है ना। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरीवेयर ऑन बॉडी एक्सट्रैक्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी। तो second body extract has equal and opposite force on the first body। so every action there is a equal and opposite reaction। simply you can say the third law of motion। आप अगर easily बताना चाहते हो तो easily यही है कि every reaction there is an equal and opposite reaction। ठीक है बच्चे, आप इसे रीड करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा और भी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो बच्चे यहाँ पे मैं देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करवाई हूँ। ठीक, आप चाहो तो इसे टिक लगा सकते हो। ठीक है, दूसरे वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।